हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम ईडीएम फ्रेज की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला ईडीएम हम लेते हैं हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी मीन्स होता है हेल्थी एंड विगरस, या पूरी तरह स्वस्थ। ये ईडीएम कैसे आया है? इस ईडीएम यह ईडीएम सबसे पहले इसका यूज जो है सबसे पहले थॉमस हार्डी ने किया था। थॉमस हार्डी ने उनकी एक रचना है द डाइनेस्ट। तो थॉमस हार्डी ने द डाइनेस्ट में किया था 1903 में, जिसका अर्थ होता है हेल्दी। तो हेल एंड हार्टी मीन्स हेल्दी एंड विगरस। नेक्स्ट इज हाफ वेक्ड। हाफ वेक्ड मीन्स होता है बिना अच्छी तरह विचार या प्लान किए हुए, या बैडली थॉट आउट, या अच्छी तरह से बिना सोचे विचारे या बिना प्लान किए हुए कोई कार्य करना। हाफ बेक्ड, हाफ मीन्स आधा, बेक्ड मीन्स क्या होता है? बेक किया हुआ। बेक मीन्स क्या होता है? पका हुआ, बेकिंग करना, आग में पकाना। तो आधा पका हुआ मतलब पूरी तरह से ना पका होना। तो आधा पका मीन्स अधपका प्लान, ऐसा प्लान जो अधपका हो। ओके, तो हाफ बेक्ड मीन्स होगा बिना अच्छी तरह विचार या प्लान किए हुए, या बैडली थॉट आउट। नेक्स्ट इज हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड मीन्स अनएंथुजियास्टिक, या बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से, या लैकिंग स्पिरिट और इंटरेस्ट। मीन्स स्पिरिट या इंटरेस्ट की कमी होना, या एंथुजियास्टिक ना होना, अनएंथुजियास्टिक होना। हाफ हार्टेड मीन्स आधे मन से। हाफ मीन्स आधा, हार्टेड मीन्स दिल से, माने आधे मन से या आधे दिल से। नेक्स्ट इज हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स मीन्स होता है फोर्सफुली, या बहुत अधिक वाद विवाद, या पूरी ऊर्जा से, या विथ ग्रेट वाइगर। ओके, तो इसकी कई मीनिंग है। तो हैमर एंड टोंग्स जनरली इसकी मीनिंग ये होगी कि विथ ग्रेट फोर्स या विथ ग्रेट वाइगर, ने पूरी उत्साह के साथ या पूरे ताकत से या पूरी ऊर्जा के साथ। हैमर एंड टोंग। तो यहाँ हैमर और टोंग जो है ये लोहार से रिलेटेड है, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं उससे रिलेटेड लिया गया है, उससे रिलेटेड है। तो वो क्या करता है? वो हैमर का यूज़ हैमर का यूज़ करके वो लोहे को पीटता है। और टोंग से क्या करता है? लोहे को गर्म आग से निकालता है। टोंग से जो है लोहे को गर्म आग से निकालता है, और हैमर से क्या करता है? उस लोहे को पीटता है। तो हैमर एंड टोंग्स मतलब यही होगा कि फोर्सफुली कोई काम करना। जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ क्या करता है? फोर्सफुली जो है लोहे की छड़ को पीटता है, और पूरी ऊर्जा के साथ वो इस काम को करता है। तो हैमर एंड टोंग्स मीन्स क्या होगा? फोर्सफुली या विथ ग्रेट वाइगर। नेक्स्ट इज हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव मीन्स होता है बहुत नज़दीकी संबंध, या इन क्लोज एसोसिएशन और कोलेब्रेशन। तो हैंड इन ग्लव इसको ऐसे समझिए कि हाथ जो है दस्ताने में, हाथ में दस्ताने होना। तो हाथ और दस्ताने का या ग्लव का रिलेशन कैसा होता है? बहुत क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि जो ग्लव होता है वो हमारे हाथ के स्किन से एकदम चिपका रहता है।
तो मतलब क्या होता है, हाथ से चिपके रहने का मतलब क्या हुआ कि इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि उस ग्लव का और हमारे हैंड के स्किन का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इसी से आप समझ सकते हैं हैंड इन ग्लव मीन्स होगा बहुत ही नज़दीकी संबंध या इन क्लोज एसोसिएशन और इन क्लोज कोलेबोरेशन। नेक्स्ट इज हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मीन्स होता है इन कोऑपरेशन, इन कोऑपरेशन, इन कोऑपरेशन या साथ साथ। तो हैंड इन हैंड मीन्स हाथों हाथ होना, नहीं हाथ हाथ से हाथ मिला के चलना। हैंड इन हैंड मीन्स हाथ से हाथ मिला के चलना या साथ साथ चलना या इन कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मीन्स होता है बहुत करीब, हैविंग ओनली इनफ टू सर्वाइव। हैंड टू माउथ, तो कुछ सोर्सेस के अनुसार ये ईडियम जो है ब्रिटेन में पड़ने वाले अकाल यानी फेमाइन जो है के समय का है। ब्रिटेन में एक समय अकाल पड़ा था तो उस समय का यह ईडियम लिया गया है, ऐसा माना गया कुछ सोर्सेस के अनुसार। कोई रियल इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है। तो उस समय लोगों की जीविका के रूप में थोड़ा सा ही खाना होता था जो कि उनके हाथों से सीधे मुंह तक जाता था। तो सीधे हाथों से इतना खाना होता था कि सीधे मुंह तक चला जाता था, और बाकी उस खाने को फ्यूचर के लिए बचा कर नहीं रख सकते थे। तो वे इसे बाद के लिए बचा कर नहीं रख सकते थे, क्योंकि भोजन की मात्रा बहुत कम होता था, बहुत कम होती थी भोजन की मात्रा। तो इसीलिए कहा गया है हैंड टू माउथ, मतलब जो भोजन मिलता था वो सिर्फ हाथ से जाता था और मुंह तक जाता था, हाथ से लेकर मुंह तक जाता था बस, और एक टाइम ही खा सकते थे उस भोजन को, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम थी और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं रख सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में भोजन होना है। तो हैंड टू माउथ मीन्स होगा बहुत गरीब या हैविंग ओनली इनफ टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन मीन्स टू इजीली विन या आसानी से जीतना, विदाउट मच एफर्ट। टू विन इजीली या विदाउट मच एफर्ट। हैंड्स डाउन, विन हैंड्स डाउन, यह ईडियम, इस ईडियम का सोर्स जो है 19वीं सेंचुरी के स्पोर्टिंग पेपर है। स्पोर्टिंग पेपर जो पेपर्स छपा करते हैं पेपर्स, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक पेपर थे, बहुत सारे पेपर्स न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो उसी स्पोर्टिंग न्यूज़पेपर से ये आया है 19वीं सेंचुरी में। तो इसका मतलब है कि हॉर्स रेसिंग, तो हॉर्स रेसिंग में विक्ट्री निश्चित है, अर्थात जॉकी रिलैक्स कर सकता है। हॉर्स रेसिंग मतलब बहुत ही आसान गेम माना था उस समय, तो उसमें जॉकी जो है रिलैक्स कर सकता है और फिनिश लाइन को क्रॉस करने से पहले घोड़े की लगाम को नीचे गिरा सकता है, यानी अपने हाथों को नीचे कर सकता है। मतलब जब फिनिश लाइन पास आ जाती है तो जॉकी क्या करता है, अपने हाथों को नीचे कर लेता है और लगाम को, घोड़े की लगाम को नीचे कर देता है और रिलैक्स हो जाता है। तो हैंड्स डाउन मीन्स यही हुआ कि आसानी से जीत जाना या आसानी से कोई चीज़ अचीव कर लेना। नेक्स्ट इज हैंग बाय ए थ्रेड। हैंग बाय ए थ्रेड मीन्स होता है टू बी अ रिस्की और अनस्टेबल सिचुएशन, या बहुत नाजुक संतुलन में जिसके खराब होने की संभावना अधिक हो। तो हैंग बाय ए थ्रेड मीन्स होता है बहुत ही नाजुक स्थिति में होना। इस ईडियम का इसका सिमिलर ईडियम एक और है, हैंग बाय ए थ्रेड। एक और सिमिलर ईडियम है डेमोक्लेस स्वर्ड। तो हैंग बाय ए थ्रेड या डेमोक्लेस स्वर्ड, ये दोनों का सिमिलर मीनिंग इस ईडियम का।
तो यह ईडियम जो है अर्ली 1500 का है। तो इसमें क्या होता है कि डायनोसियस नाम का एक राजा का एक मित्र था, डेमोकल्स, मतलब डायनोसियस नाम का राजा था, उसका एक मित्र था डेमोकल्स, जो राजा से कहता था कि राजा की लाइफ बहुत ही शानदार होती है। तो बहुत चापलूस किस्म का व्यक्ति मित्र रहता है डेमोकल्स, जो कि डायनोसियस का मित्र रहता है, और कहता है कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है क्योंकि आप राजा है, अब बहुत शान से जीते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करते हैं, तो डायनोसियस क्या करते हैं, वो अपने मित्र डेमोकल्स को अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं कि तुम एक बार बैठ कर देखो कि क्या होता है राजा की लाइफ, कि शानदार होती है या उसमें कितनी परेशानी भी होती है। तो जब बैठता है तो देखता है कि उसके सर के ऊपर एक तलवार लटकी रहती है सिंहासन के ऊपर, और वो तलवार जो है एक बाल से टंगा रहता है, एक बाल से बंधी रहती है, जो कि वो कभी भी उस राजा के सर पे गिर सकती है, जो कि सिंहासन पर बैठा होता है। तो देख कर डर जाता है, तो कहता है अरे ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, तो बहुत ही खतरा है। तब उसे समझ में आता है कि डायनोसियस फिर कहता है अपने दो मित्र डेमोकल्स से, क्या पता चला कि पावर और पोजीशन के साथ साथ जो है खतरा भी सिर पे मंडराने लगता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, बहुत सारे खतरे आ जाते हैं। तो हैंग बाय थ्रेड में सही होगा कि वी आर रिस्की और अनस्टेबल सिचुएशन, या बहुत नाजुक संतुलन में, या जिसके खराब होने की संभावना अधिक हो। नेक्स्ट इज हैंग डॉग एक्सप्रेशन। हैंग डॉग एक्सप्रेशन मीन्स होता है भावनाओं की अप्रिय एवं अस्पष्ट अभिव्यक्ति, या ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन ए फेस, एन एक्सप्रेशन ऑन ए फेस, मतलब एक्सप्रेशन को जो है अच्छी तरह से दिखाना, क्लियरली होना, एक्सप्रेशन जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होते हैं वो अच्छी तरह से दिखाई देना। हैंग डॉग एक्सप्रेशन का मतलब यही होगा। तो हैंग डॉग एक्सप्रेशन यह इडियम जो है माइजरी या दुर्गति एंड सेल्फ पिटी, स्वयं पर दया का मिक्सर है। इसका मतलब होगा माइजरी या दुर्गति या सेल्फ पिटी या स्वयं पर दया करना, ये दो शब्दों से मिला हुआ ये एक्सप्रेशन है। जैसे कि एक डॉग जब वह जो चाहता है उसे लेना चाहता है लेकिन बिना परमिशन के नहीं ले पाता है, तो ये होगा हैंग डॉग एक्सप्रेशन। मतलब कि चेहरे का एक्सप्रेशन देख कर लगता है डॉग कि वो लेना चाहता है, जैसे सामने मान लीजिए उसके सामने कुछ खाना रखा है तो उस खाने को वो लेना चाहता है, लेकिन वो बिना मालिक के परमिशन के नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत ही यह उसके लिए बहुत ही माइजरी और की कंडीशन होगी, या सेल्फ पिटी, स्वयं पर दया करने वाली कंडीशन होगी। मतलब ऐसा जैसे डॉग के कंडीशन कैसा होता है, बहुत ही दया करने वाली स्थिति या बहुत दुर्गति वाली स्थिति होती है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता, जब तक मालिक उसको नहीं कहेगा खाने को आप खाओ तो वो नहीं खा सकता है। तो हैंग डॉग एक्सप्रेशन में से होगा भावनाओं की अप्रिय एवं अस्पष्ट भावनाओं की अप्रिय एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति, क्योंकि उस डॉग का जो एक्सप्रेशन होता है वो स्पष्ट तो दिखाई देता है लेकिन ये बहुत ही अप्रिय एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि वो दया का पात्र होता है। नेक्स्ट, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट में होता कठोर नियम या कानून या अ स्ट्रिक्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट यह टर्म एक ऐसे शिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुआ था जो कि पानी से बाहर है, अर्थात इसे सूखे ज़मीन पर मूव करने में परेशानी होगी। मतलब ऐसा शिप जो पानी में नहीं है, ज़मीन पे है, तो ज़मीन पर अगर उस शिप को चलाएंगे तो क्या वो चलेगा, वो आसानी से नहीं चलेगा, उसको चलने में बहुत ही परेशानी होगी या चलेगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, यह इस फ्रेज का यूज़ जो है इंग्लैंड
के हाउस ऑफ कॉमन में दो भिन्न भिन्न स्पीचेस में हुआ था 1867 में। तो 1867 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच दिया गया था, दो स्पीच हुई थी। उस स्पीच में इस इडियम का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले 1867 में, जिसका मतलब होता है कठोर नियम या कानून या स्ट्रिक्ट रूल। नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स अ प्रॉब्लम डिफरेंट टू सॉल्व, सॉरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, या कोई काम जिसे करना बहुत ही मुश्किल हो। यह एक्सप्रेशन एक मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच या रूप अलंकार जो होता है वो मेटाफर का एक्सप्रेशन है ये, जो कि एक नट सेल के बाहरी आवरण की ओर इशारा करता है। नट का जो शेल होता है, अखरोट का जो सेल होता है, आपने देखा होगा, वो बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, जिसे क्रैक करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस ईडियम का यूज़ सबसे पहले 1700 से होता हुआ आ रहा है। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक अखरोट की जो शेल है उसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अ प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, कोई ऐसा काम जिसे करना बहुत ही मुश्किल हो। नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डीफ या बहरा। हार्ड मीन्स कठिन, हियरिंग मीन्स सुनना मतलब सुनने में कठिनाई होना। तो सुनने में कठिनाई होना मीन्स क्या होगा, बहरापन होना या डीफनेस होना, या डीफ मीन्स अ डीफ पर्सन। नेक्स्ट इज हार्ड अप। हार्ड अप मीन्स होता है हैविंग वेरी लिटिल मनी या पैसे का अभाव। यह एक नॉटिकल मीन्स होता है जो सेलिंग मतलब नाविक से रिलेटेड एक टर्म है। ये टर्म जो नाविक से रिलेटेड टर्म है, मतलब नाव से, नॉटिकल टर्म है जो समुद्र या जो नाव शिप या जो नाव चलती है उससे रिलेटेड ये टर्म। तो जब एक शिप को तेज हवा के विपरीत मोड़ना होता है तो उसमें जो हैंडल होते हैं जिसे हेल्म बोलते हैं, तो उस हैंडल या व्हील, जिसमें हैंडल होता है, जिसे हैंडल या व्हील होता है जिसकी मदद से हम शिप की डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उस हैंडल या व्हील को हेल्म बोलते हैं। तो उस हेल्म को मूव करना क्या होता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो कठिन होना मतलब यही होगा कि, तो उसी सिमिलर मीनिंग क्या होगा, कठिन होना मतलब हैविंग वेरी लिटिल मनी या पैसे का अभाव होना। तो जब किसी के पास पैसे का अभाव हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, वो सिचुएशन या वो कंडीशन उसकी बहुत ही हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाएगी किसी भी पर्सन के लिए। भाई जाहिर सी बात है कि पैसे कमी हो जाएगी तो उस व्यक्ति के लिए ये बहुत ही कठिन समय हो जाएगा, बहुत कठिन घड़ी हो जाएगा। तो हार्ड अप मीन्स होगा हैविंग वेरी लिटिल मनी या पैसे का अभाव होना। नेक्स्ट इज हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स मीन्स होता है किसी की गलती पर बुरी तरह डांटना या टू रिब्यूक हार्शली, टू रिब्यूक हार्शली। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, टू रिब्यूक हार्शली या किसी गलती पर बुरी तरह से डांटना। हॉल ओवर कोल्स जब कोई व्यक्ति चर्च के नीतियों के विरुद्ध जाता था या विच क्राफ्ट मतलब यह भूत प्रेत में इसमें विश्वास करता था उसको, तो मतलब चर्च के नियम को अब छोड़कर विच क्राफ्ट को अपना लेता था, या तो फिर उसके नियमों का या नीतियों का अवहेलना कोई व्यक्ति जब करता था चर्च के नियमों का, तो क्या होता था कि उसे कैथोलिक चर्च दंड के रूप में जलते हुए कोयले के ऊपर से या रेड हॉट रॉड यानी लाल तप्त रॉड पर चलाया जाता था उसको सजा देने के लिए। तो हॉल ओवर द कोल्स मतलब कोयले के ऊपर चलाना,
गर्म कोयले के ऊपर चलाना। इसका मतलब क्या होगा? किसी की गलती पर पूरी तरह से डांटना। नेक्स्ट इज हैव अ ब्लास्ट। हैव अ ब्लास्ट मीन्स होता है पूरा आनंद उठाना, या टू हैव अ वेरी फन और एक्साइटिंग टाइम। टू हैव अ वेरी फन और एक्साइटिंग टाइम। तो ब्लास्ट मीन्स क्या होगा? ब्लास्ट में मतलब धूम मचाना है। इससे आप समझ सकते हैं, इसका कोई ओरिजिन मिला नहीं, इसको वैसे लर्न कर लीजिए। हैव अ ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट करना, मतलब धूम मचाना। धूम मचाना मतलब क्या करना? शोरगुल करना, या पूरा आनंद उठाना, शोरगुल करना, है ना, धूम मचाना। या टू हैव ए वेरी फन और एक्साइटिंग टाइम। नेक्स्ट इज हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। इसका मतलब होता है किसी और को दोष देना एवं गुस्सा हो जाना, या हैविंग अ ग्रज। हैविंग अ ग्रज या और ग्रीवेंसेस। हैविंग अ ग्रज और ग्रीवेंस मीन्स गुस्सा होना या किसी को पर दोष लगाना। ये इडियम जो है रेसलिंग से लिया गया है। रेसलिंग में क्या होता है कि जो कुछ जो पार्टिसिपेंट होते हैं, तो वो अपने कंधे पे क्या रखते थे? एक लकड़ी का टुकड़ा रखते थे, चिप। तो जो उस पार्टिसिपेंट को अगर या उस फाइटर को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है, तो उसके कंधे से चिप को गिराना होता था। तो अगर किसी दूसरे फाइटर ने उसके कंधे से चिप को अगर गिरा दिया, उसका मतलब होता है कि फाइट के लिए चैलेंज करना। तो फिर उन दोनों में फाइट होती थी। तो ये हैव अ चिप ऑन शोल्डर में सही होगा कि किसी और को दोष देना या गुस्सा होना। मेनली इसका रीजन ही होगा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। नेक्स्ट इज हैव अ फील्ड डे। हैव अ फील्ड डे मीन्स होता है हैव अ ग्रेट टाइम डूइंग समथिंग इंजॉयबल। हैव अ ग्रेट टाइम डूइंग समथिंग इंजॉयबल, या अपने मन का काम करने का अवसर मिलना, या पूरी आज़ादी मिलना। तो हैव ए फील्ड डे, यह फ्रेज जो है मिलिट्री से लिया गया है, यानी आर्मी से लिया गया है, जिसका यूज़ इस सेंस में हुआ है कि वॉर फील्ड में एक दिन बिताना, ड्रिलिंग करते हुए या मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए। मतलब वॉर फील्ड में, युद्ध के मैदान में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए या युद्ध का अभ्यास करते हुए या ड्रिलिंग करते हुए एक दिन बिताना। और इस इडियम का इस्तेमाल जो है सबसे पहले 1747 में हुआ था। ठीक है, जिसका मतलब होता है अपने मन का काम करने का अवसर या पूरी आज़ादी मिलना। नेक्स्ट इज अगला इडियम है हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब होता है बहुत प्रकार के कामों में संलग्न होना, या टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब एक साथ कई कामों में इन्वॉल्व होना। इसका इस्तेमाल जो है शेक्सपियर ने अपने नाटक हेनरी एट पार्ट नंबर 8 में किया था। इसकी उत्पत्ति जो 1500 में मानी जाती है। इसमें क्या होता है, एक लालची व्यक्ति रसोई घर में घुस जाता है और
देखता है कि उसमें बहुत सारी पाई रखी हुई है और हर पाई के ऊपर अपने हर पाई को चखने की कोशिश करता है और सब पे अपनी उंगली लगा देता है ना। मतलब जितने भी पाई वहाँ रखी रहती है, पाई मतलब वही बिस्किट कह सकते हो, तो उस बिस्किट को चखने की कोशिश करता है। जितनी भी बिस्किट वहाँ रहती है, पाई रखी रहती है, सबको चखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो क्या रहता है, बहुत ही लालची रहता है। वो एक साथ कई पाई को खाना चाहता है। तो क्या होगा इसका मतलब कि बहुत प्रकार के कामों में संलग्न होना, या टू बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में कई सारे कामों में इन्वॉल्व होना, कई सारे काम करना। नेक्स्ट इज हैव अ ग्रीन थंब। हैव अ ग्रीन थंब मीन्स होता है स्किल ऑफ गार्डनिंग या बागवानी का साधारण गुण होना, मतलब गार्डनिंग का स्किल होना। हैव अ ग्रीन थंब, यह इडियम जो है जेम्स अंडरवुड क्रॉकेट उन्होंने जो है इसको यूज़ किया था सबसे पहले। तो जेम्स अंडरवुड क्रॉकेट के अनुसार जो है गमलों के बाहर जो है एल्गी ग्रो कर जाते हैं। मतलब जो गमला होता है, आपने देखा होगा, उस पर हरे हरे शैवाल लग जाते हैं, एल्गी लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, गमला पूरा हरा हो जाता है, जिसका रंग हरा, मतलब एल्गी का रंग हरा होता है। तो जेम्स अंडरवुड क्रॉकवेट के अनुसार जो व्यक्ति इन गमलों को ज़्यादा हैंडल करता है, मतलब जो इंसान उस गमलों को बार बार छुएगा, बार बार उस गमले की देखभाल करेगा, यानी इस प्लांट की देखभाल करेगा, तो क्या होगा, उसके हाथों में जो है गमले में जो एल्गी लगे हैं ग्रीन ग्रीन, उसके हाथों में या फिंगर्स में या थंब में लग जाएगा, तो उसका हाथ कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो उसके थम्स में हरे हरे एल्गी के धब्बे लग जाते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है गार्डनिंग में बहुत ही इंटरेस्ट रखता है, मतलब स्किल ऑफ गार्डनिंग। अगला इडियम है हैव ए वे विथ वर्ड्स। हैव अ वे विथ वर्ड्स, इसका मतलब होता है शब्दों के इस्तेमाल में कुशल होना, या टैलेंट फॉर यूजिंग लैंग्वेज। तो हैव ए वे विथ वर्ड्स, तो इसको तो आप शब्दों से ही समझ सकते हैं, मतलब शब्दों का मार्ग बनाना। हैव ए वे विथ वर्ड्स, शब्दों से मार्ग बनाना, मतलब शब्दों का इस्तेमाल करना, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हो, या वाक्पटुता जिसे कहते हैं, मतलब उसके पास बोलने की कला हो, अपने बातों को बहुत अच्छे से बोलता हो, शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करता हो, या टैलेंट फॉर यूजिंग लैंग्वेज, या टैलेंट फॉर यूजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज हैव एट वंस फिंगर टिप्स। हैव एट वंस फिंगर टिप्स, या मतलब किसी के उंगलियों पर होना, उंगलियों के टिप पर कोई चीज़ होना, यानी इजीली अचीव्ड, या आसान पहुंच के अंदर होना। तो हैव एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब किसी के उंगली के नोक पे होना। तो उंगली के नोक पे होना मतलब क्या होगा, ये तो हिंदी का भी मुहावरा है, कि पॉपुलर मुहावरा है कि उंगलियों पे नाचना या उंगलियों पे नचाना। हैव एट वंस फिंगर टिप मतलब किसी चीज़ को अपने उंगलियों पे नचाना। उंगलियों पे नचाना मतलब होता है कि आपके पहुंच में वो चीज़, मतलब आसान, उस चीज़ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, मैंने आसान पहुंच होना या इजीली अचीव हो जाना, अब बहुत आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट इज हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। हैव समथिंग ऑन द ब्रेन मीन्स होता है किसी के बारे में हमेशा सोचते रहना, या टू थॉट
अबाउट समथिंग ऑल टाइम। ओके, टू टू सॉरी टू थिंक अबाउट समथिंग एवरी टाइम या ऑल टाइम, या मतलब हमेशा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, मतलब किसी के बारे में थिंकिंग करते रहना। तो हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, दिमाग में कुछ चलते रहना। ये तो आप शब्दों समझ सकते हैं इसको। हैव समथिंग ऑन ब्रेन मीन्स होता है आपके दिमाग में कुछ होना, हमेशा कोई चीज़ चलते रहना। क्या चलते रहना? मतलब कोई विचार या किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करते रहना। नेक्स्ट इज हैव समथिंग अप वन स्लीप। हैव समथिंग अप वन स्लीप मीन्स होता कोई गुप्त या आश्चर्यजनक योजना रखना, या टू हैव अ सीक्रेट प्लान। टू हैव समथिंग वन स्लीव्स मतलब किसी के स्लीव्स के अंदर, जो शर्ट की स्लीव होती है, उस स्लीव्स में कोई चीज़ छिपा के रखना। तो ये इडियम जो है ये गैम्बलिंग से आया है, गैम्बलिंग से लिया गया है। तो गैम्बलिंग में क्या होता है कि एक प्लेयर है, वो गैम्बलिंग मतलब ताश के पत्ते को का गेम खेल रहा, गैम्बलिंग खेल रहा है। तो उसने क्या किया है, अपने शर्ट में जो है कुछ पत्तों को छिपा कर रखा है, और उस पत्ते को तभी खोलेगा जब वो हारने लगेगा, या एकदम लास्ट मोमेंट पे निकालेगा जब उसको जीतना हो, या उसे कह सकते तुर्क का इक्का। तो मतलब शर्ट में तुर्क का इक्के को छिपा के रखा हुआ है, अब वो किसी को मालूम नहीं है, उसके अपोजिशन को मालूम नहीं, उसके पास एक पत्ता है ऐसा है जिससे वो पूरे गेम को जीत सकता है। तो हैव समथिंग अप वन स्लीव मतलब क्या होगा, कोई गुप्त या आश्चर्य योजना रखना, या टू हैव अ सीक्रेट प्लान। अगला है हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मीन्स होता सफल होना अंत में, या टू अल्टीमेटली अचीव सक्सेस। हैव द लास्ट लाफ, इसका यूज जो है मिड 1500s में हुआ था, और इसका मतलब ये होता है कि ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट, मतलब जो पर्सन लास्ट में हंसता है वो सबसे अच्छा हंसता है। इसका मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि अंत भला तो सब कुछ भला। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी काम पे लगा हुआ है, किसी एम में लगा है, और उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट में आते आते उसका चेहरा खिल उठता है, वो हंसने लगता है लास्ट में। क्यों हंसता है? क्योंकि उसको उस काम में सफलता मिल जाती है, मतलब अंतिम मोमेंट में लास्ट में उसको सफलता मिल जाती है, मतलब लास्ट में वो हंसने लगता है। तो हैव द लास्ट लाफ मतलब एकदम लास्ट में हंसना, मतलब एकदम अंतिम क्षण में सफलता मिलना, या टू अल्टीमेटली अचीव सक्सेस। नेक्स्ट इज हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर मीन्स होता है एक ही साथ बहुत सारे काम हाथ में लेना, या टू इंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज। टू इंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज मतलब एक ही टाइम पे सेम मोमेंट पे एक साथ कई काम हाथ में ले लेना। यह इडियम जो है ब्लैक स्मिथिंग या लोहार के व्यवसाय से लिया गया है, ब्लैक स्मिथिंग ट्रेड से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक लोहार बहुत सारे लोहे के टुकड़े को आग में डाल देता है, और एक ही बार में, लेकिन इससे और एक मतलब एक ही बार में कई सारे लोहे के टुकड़े डाल देता आग में, ताकि वो सारे के सारे लोहे के टुकड़े क्या हो जाए, गर्म हो जाए, और उसको पीट कर जो है जो भी वो औजार बनाता है उसको बना सके। वैसा क्यों करता है? वो सोचता है कि एक ही साथ में सारे काम को मैं निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि लोहे का प्रत्येक टुकड़ा जो है ठीक से गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि आग जो है कम पड़ जाती है। क्योंकि अगर एक एक डालेगा आग में तो वो ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन वो
सब लोहे के टुकड़े को एक साथ डाल देता है, जिससे कि आग की गर्मी जो है कम पड़ जाती है और वो ठीक से गर्म नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि एक साथ कई कामों को हाथ में लेना। नेक्स्ट इज हैव समथिंग। नेक्स्ट इज टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड या किसी चीज़ को समझ पाना। ठीक है, तो हेड और टेल ऑफ समथिंग मतलब होता है अंडरस्टैंड होना, नहीं किसी चीज़ का सर और किसी चीज़ और पूंछ होना। मतलब सर मतलब उसका सर और पूंछ समझ में आना। मतलब एक हिंदी कहावत है ना, मैं सुना होगा कि कहते हैं ना कि मतलब जैसे कोई चीज़ होता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो कहते हैं ना कि इसका सिर और पैर समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर और पैर समझ में नहीं आना मतलब है कि वो समझ से परे होना, वो चीज़ समझ से बाहर होना। तो लेकिन अगर उसका अपोजिट अगर बोलेंगे कि उसका सिर और पैर समझ में आ रहा है, मतलब वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो हेड और टेल समथिंग मतलब किसी चीज़ का सर और पैर, कहाँ सर है कहाँ उसका पैर है, ये आसानी से दिख जाना। इसका मतलब क्या होगा कि आसानी से कोई चीज़ समझ में आ जाना। सॉरी, यहाँ इंग्लिश मीनिंग थोड़ा गलत हो गया है। मैंने तो कुछ गलत बता दिया। यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। मतलब अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ में आना ना, इसका अपोजिट मीनिंग होगा किसी चीज़ को समझ नहीं पाना, यही मीनिंग होगा। टू हेड और टेल ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का सिर और पूंछ समझ में नहीं आना, किस कहाँ सर है कहाँ पूंछ है। तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ को समझ नहीं पाना, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर होना चाहिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, इसका मतलब यही होगा। नेक्स्ट इज हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स मीन्स होता है पूरी तरह डूबा हुआ या फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव। मतलब किसी के लव या किसी के प्रेम में पूरी तरह डूब जाना। हेड ओवर हील्स, हेड मतलब सर से लेकर पैर तक डूबा होना, सर से लेकर पैर तक डूब जाना। नेक्स्ट इज हेड विल रोल। हेड विल रोल मीन्स होता है टू डिसमिस फ्रॉम ए जॉब या बहुत सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना। तो हेड विल रोल मीन्स होता है बी डिसमिस फ्रॉम जॉब या बहुत सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना या नौकरी से निकाल देना। यह एक हाइपरबोलिक फ्रेज है। हाइपरबोल मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। अतिशयोक्ति जिसे अलंकार बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है कि हाइपरबोलिक फ्रेज है जो कि किसी व्यक्ति को सजा देने की ओर इंगित करता है। मतलब ये बताता है कि किसी व्यक्ति को सजा देना। तो जिस व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उस व्यक्ति की तलवार या कुल्हाड़ी या गुलिटन या सूली से मृत्युदंड दिया जाता है। जब उसको मृत्युदंड दिया जाता है तो क्या होता है, उस दोषी व्यक्ति का सिर जो है फ्लोर पर रोलिंग करने लगता है। मतलब उसका सर जो है जमीन पर, फर्श पर क्या होता है, लुढ़कने लगता है। जब जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो क्या होगा, उसका सर जो है जमीन पे जाकर लुढ़कने लगेगा। तो हेड विल रोल। तो मतलब स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में इसका इस इडियम का मतलब मृत्युदंड से था, लेकिन बाद में इसका यूज जो है नौकरी से निकालना या बी डिसमिस फ्रॉम द जॉब से के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
तो हेड विल रोल ऑन मीन्स होता है सजा देना। तो कैसे सजा देना, मतलब नौकरी से सजा निकाल देना। मतलब कोई गलती हो गई मान लीजिए किसी वर्कर से, तो उसको नौकरी से निकाल देना। तो हेड विल रोल मीन्स होता है सजा देना। कैसी सजा, उसको नौकरी से निकाल कर सजा देना। तो बी डिसमिस फ्रॉम जॉब। नेक्स्ट इज हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, या अफवाह या चर्चा से पता लगना, या टू हियर रमर अबाउट समथिंग। टू हियर रमर अबाउट समथिंग, यह टर्म जो है यूएसए से जन्मा है, जो कि टेलीग्राफ सिस्टम से आया है। जो टेलीग्राफ सिस्टम होता है वहाँ से आया है ये। जो टेलीग्राफ सिस्टम जो है इसे सैमुअल मोर्स ने 19वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया था। तो अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान अफवाहें जो भी रमर फैलाई जाती थी, भ्रम फैलाया जाता था, उसे टेलीग्राफ लाइन की मदद से फैलाए जाते थे। तो जब लोगों से यह पूछा जाता था कि जो कहानी आप लोग बता रहे हैं या जो अफवाहें आप लोग सुन रहे हैं या फैला रहे हैं, यह अफवाह या कहानी आपको कहाँ से पता चला, क्या वह सही में है, जो अफवाहें फैल रही है क्या वह सही है। तो लोग उत्तर देते थे कि आई हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन, मैंने इस अफवाह को ग्रेप वाइन या अंगूर की बेल से सुना है। तो इसका मतलब ये होगा अफवाह या चर्चा का पता लगना, या टू हियर रमर अबाउट समथिंग। रमर मीन्स होता अफवाह। नेक्स्ट इज हर्ट इन योर माउथ। हर्ट इन योर माउथ मीन्स होता है नर्वस या डरा हुआ, या टू एक्सट्रीमली फियरफुल और एनेक्सियस। टू बी एक्सट्रीमली फियरफुल और एनेक्सियस, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना या बहुत ज़्यादा चिंतित होना। हार्ट इन वंस माउथ मीन्स यह ईडियम जो है, इस ईडियम का इस्तेमाल शेक्सपियर ने अपनी रचना किंग लियर एक्ट फर्स्ट में के सीन फर्स्ट में किया था। जब कॉर्डेलिया कहती है, कॉर्डेलिया उसकी कैरेक्टर रहती है इस एक्ट में, वो कहती है कि अनहैप्पी दैट आई कैन नॉट हैव माई हार्ट इन टू माई माउथ। मतलब कहती है कि मैं इस समय इतना दुखी हूँ कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने हार्ट को अपने हृदय को अपने मुंह तक नहीं ला सकती हूँ। तो यही होगा इसका मतलब। या हिंदी में इसका एक पॉपुलर बहुत पॉपुलर मुहावरा है, कहते हैं ना कि अ, कलेजा मुंह पे आना, कलेजा मुंह को आ जाना। कलेजा मतलब हार्ट, मतलब हार्ट जो है मुंह में आ जाना है। ऐसा कब होता है, जब कोई पर्सन बहुत ही नर्वस होता है या बहुत दुखी होता है। तो हार्ट इन वंस माउथ मीन्स होता है नर्वस होना या बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना। नेक्स्ट इज हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक मीन्स होता है फ्रैंक बातचीत करना बिना कुछ छिपाए, या टू बी सिंसियर एंड डीप फीलिंग। हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब क्या होता है, दिल से दिल की बात करना, मतलब
किसी के दिल से मतलब दो पर्सन है, दोनों अपने दिल से बात कर रहे हैं। दिल से बात मतलब मन लगा के बात करना, मतलब ऐसे इस तरह से बात करना एकदम फ्रैंकली, कि कोई भी चीज़, कोई भी सीक्रेट या कोई भी बात छिपाना नहीं, बिना छिपाए, कोई भी सीक्रेट बिना छिपाए, और एकदम डीप फीलिंग के साथ बात करना। नेक्स्ट इज हैव अ साइन ऑफ रिलीफ। हैव अ साइन ऑफ रिलीफ मीन्स होता है टू फील रिलैक्स या राहत की सांस लेना। ये तो बहुत ईजी इडियम है, इसको तो आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। हैव अ साइन ऑफ रिलीफ मतलब रिलीफ का साइन होना, रिलीफ का संकेत मिलना, मतलब टू फील रिलैक्स या राहत की सांस लेना। अगला है हैवी हैंडेड। हैवी हैंडेड मीन्स होता है दमनकारी या अत्याचार तरीका, या टैक्टलेस, फोर्सफुल या अनफेयर। अगला है हीबी जीबीज। हीबी जीबीज इसका मतलब होता है चिंता, भय या आशंका। हीबी जीबीज मतलब होगा चिंता, भय या आशंका, या अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और फियर। तो ये जो दो वर्ड है हीबी जीबीज, इन दोनों शब्दों का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, ठीक है, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। यह उस समय और उस स्थान पर गढ़ा गया था जब एक नई चीज़ की बाहर आई थी, एक नया ट्रेंड चला था, और वह यह ट्रेंड था कि नॉनसेंस राइमिंग पेयर्स, मतलब कोई भी राइमिंग वर्ड जो कि नॉनसेंस टाइप का हो, फालतू टाइप का हो, उसको बोलना। और उस ट्रेंड का नाम था रीडुप्लीकेशंस। उसको रीडुप्लीकेशन, राइमिंग रीडुप्लीकेशन कहा जाता था। ये ट्रेंड जो है या ये प्रचलन जो है, ये प्रथा जो है यूएसए में 1920 में शुरू हुआ था। उस समय क्या होता था कि नॉनसेंस राइमिंग वर्ड्स के पेयर बनाए जाते थे और लोग उसको बोलते थे, जिससे कहा जाता था राइमिंग रीडुप्लीकेशंस। तो मतलब इसमें ऐसे वर्ड लिए जाते थे जिसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता था, लेकिन उसको लोग इस्तेमाल करते थे और उसका एक मीनिंग दे दिया, उसका एक मीनिंग बना दिया था उस वर्ड का। वो पेयर में वर्ड होते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक राइमिंग वर्ड है जो कि पेयर में है, हिबी जीबी, जिसका मतलब होता है चिंता, भय एवं आशंका। नेक्स्ट और लास्ट है हेल वेंट ऑन। हेल वेंट ऑन मीन्स होता है रेकलेसली डिटरमाइंडेड, या किसी काम को करने में तुला हुआ, या किसी काम को करने की लगन या इच्छा। यह टर्म सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1818 में छापा गया था, जिसे इस अर्थ में लिखा गया था कि घोड़ा यानी हॉर्स, घोड़े की सवारी करना खतरनाक स्पीड में। इसका मतलब होता है खतरनाक स्पीड में या बहुत ज़्यादा स्पीड में घोड़े की सवारी करना। तो घोड़े की सवारी करना बहुत स्पीड में, तो यह स्पीड का मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लगन होना किसी काम को करने में, घोड़े की स्पीड से किसी काम को करना, या रेकलेसली डिटरमाइंडेड, या किसी काम को करने पर तुला होना। ओके फ्रेंड्स, आज का इडियम यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके जो प्रीवियस पार्ट्स है उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक काम और करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि ज़रूरतमंद है, उसको आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।